हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं रेलवे भर्ती 2024-25 को लेकर, जो कि मॉक टेस्ट का ये दूसरा नंबर वीडियो है जो मैंने फिर से नया सीरीज को चालू किया है, जिसमें आपका चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो खास करके जो कमज़ोर वर्ग के स्टूडेंट हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। नहीं तो आप थोड़ा रुक कर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सही वीडियो है जहाँ हम पहुँचे हैं। तो देखिए और बना, और उससे यानी मेरे करने से पहले आप ज़रूर वीडियो रोक कर करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप कलम कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा। तो चलिए देखिए, बता दी एक 10 अंकीय संख्या है जिसको 88 से विभाजित, यानी 88 से विभाज्य है, तब x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या हो सकता है। क्वेश्चन भले ही लगता होगा कि बहुत ईजी हो सकता है, लेकिन रूल पता होने पर तब, नहीं तो फिर नहीं होगा easy। तो देखिए कैसे, आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है 78 0x533y24, और इसको 88 से विभाजित यानी विभाज्य करना है, पूरी तरह विभाज्य है ये संख्या। ठीक है, तो अगर मैं 88 को देखूं तो इसमें आपको दो चीज नजर आएगा, एक तो 11 नजर आएगा और एक 8 नजर आएगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ये चीज तो है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 11 का रूल पता होना चाहिए और 8 का रूल पता होना चाहिए, जो कि पिछली वीडियो में भी इससे थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन मैंने लिया था और समझाने का कोशिश किया था कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो पुनः यहाँ पर मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपके पास अगर एक दो बार इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो आप आराम से कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले 8 का रूल देखते हैं। 8 का रूल क्या होता है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, लास्ट का अगर 3 अंक काट जाए 8 से, तो वह पूरा संख्या कटेगा। ये 8 की रूल होती है। इसका मतलब यानी y24, इसको 8 से भाग लगाया जाए तो पूरी तरह अगर कट जाए तो आप समझेंगे कि इस पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? तो इसके लिए y की क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है, y की क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है यहाँ पर। तो आपका जवाब होगा, पहला जवाब होगा कि 0 रख सकते हो। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? या फिर यहाँ पे 0 रखिएगा तो आराम से ये जो 24 बनेगा, 0 2 4, ये 8 से आराम से पूरी तरह कट जाएगा। या फिर आप यहाँ पर 8 ही रख दो, तब पर भी ये पूरी तरह आराम से कटेगा। तो कहा गया है कि न्यूनतम मान लेना है। क्या कहा गया है कि न्यूनतम मान क्या होगा, इसका मतलब 8 को हमें नहीं लेना है, लेना है तो 0 को लेना है। तो y की मान 0। ठीक है, तो y के जगह पर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यानी y हमारे पास प्राप्त हो चुका 780x533। y के जगह पर क्या लेना है, 0 2 4। अब रहा 11 का बात, 11 से कैसे भाग लगाया जाए। ठीक है, तो 11 से भाग लगाने का मतलब है कि आप इसको अल्टरनेट जोड़िए। बात को समझिएगा, थोड़ा अल्टरनेट जोड़िए। जैसे कहने का मतलब कि 4 0, उसके बाद एक अंक छोड़ के फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इधर कुछ नहीं है तो छोड़ देना है। तो इसको जोड़ना है तो पहले जोड़ दीजिए। 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 3 7, एक्स रहने दीजिए, 8 7 8 15। पुनः एक बार जोड़ लीजिए, 4 0 में 4 हुआ, 3 7 8 15, और ये एक्स भी जुटेगा यानी प्लस का एक्स। ठीक है,
बराबर करना है आपको क्या, इसके जस्ट जो इसको इसको मैंने ले लिया, 4 से स्टार्ट किया था, अब 4 से नहीं 2 से, इसको अल्टरनेट जोड़ना है। 3 2 5 0 और ये लास्ट में है 7, ये इसको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़िए। 2 3 5 5 10 में 0 जोड़िएगा तो 10 ही रहेगा और 7 17। तो 11 का रूल होता है कि या तो आप दोनों साइड जो है बराबर कर दीजिए, या फिर इन दोनों का अंतर जो है 0 होनी चाहिए या 11 होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इधर 17 है, ठीक है, तो इस x के जगह पर क्या रखें कि इधर 17 बन जाए, तो आपका जवाब होगा कि 2 रख दें तो 17 बन जाएगा, है ना। और 17 17 का अंतर देखा जाए तो 0 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? या फिर आप कह सकते हो 11 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें जो कि घटकर इन दोनों का अंतर जो है 11 आ जाए। तो मेरे उम्मीद से तो बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। जैसे 11 बनाने के लिए इसमें 16 रखना होगा। 16 तो 31 माइनस 17, और 2 अंक का मैं रख नहीं सकता, 11 में 7 4, नहीं ये नहीं, तो और क्या रख सकते हैं? तो देखिए 17 घटाने पर 11 बने, ये ना, तो क्या रखूं यहाँ पर? 8 बनाने का कुछ 13, तो 13 और 15 28, 28 में अगर 17 आप घटाओगे तो 11 बन जाएगा। तो हमें 2 अंक का थोड़ी ना रखना है, कोई भी ये एक ही अंक है, यहाँ पर एक अंक है, 2 अंक हम नहीं रख सकते। तो निश्चित जाहिर सी बात है आपको बलजोगड़ी 2 रखना पड़ेगा, यानी हमारे पास x की वैल्यू 2 प्राप्त हो चुका, ना कि कोई और वैल्यू। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड कीजिएगा। और आपसे अब पूछा गया है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? x का मान आपके पास 2 है, y का मान 0 है, और इन दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये रूल आपको पता होनी चाहिए, 11 से और 8 से भाग लगाने का। बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और करने का कोशिश करते हैं। दोस्त इस तरह के क्वेश्चंस को बनाइए, एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैंने पीछे इस क्वेश्चंस को कराया। नहीं तो आप पेपर उठाकर देखिए, कहीं ना कहीं आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, अधिकतर पेपर में देखने मिलेंगे। क्या पता आपके भी पेपर में आ जाए। आप समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलिए, इनमें से कुछ मैंने साइंस के भी क्वेश्चंस को ऐड किया है, क्योंकि अभी से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो में कुछ साइंस के क्वेश्चंस को डाला था। तो कुछ भाई साहब ने कहा कि थोड़ा फिजिक्स वगैरह का भी क्वेश्चन ले लिया कीजिए, डाला कीजिए। तो ज़रूर दोस्त, मैं आपके रिक्वेस्ट पर मत करने का मतलब कि आपके कहने के अनुसार मैं ज़रूर चलूँगा। हो सकता है कि आपके, मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को बनाइए। बड़े पैमाने पर 5000 किलो का एक ट्रक 20 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड तक तेज होता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा मेगा जूल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि क्या परिवर्तन हो। या तो यहाँ पर ये चीज भी पूछ सकता था कि इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा, कार्य कितना होगा। यहाँ पर कार्य भी पूछ सकता था। बात समझ रहे हैं? कार्य भी पूछ सकता था, दोनों बात सेम रहता। तो देखिए इसको कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कार्य बराबर जो लगा सकते हो गतिज ऊर्जा में चेंजिंग। तो गतिज ऊर्जा का आपको फॉर्मूला होगा हाफ mv स्क्वायर। लेकिन आपके पास 2 गो वेग है, m तो आपके पास 5000 है, कहा जाए तो m आपके पास
5000 है, यानी द्रव्यमान 5000 है। आपके पास दो बेग है, V है और U है, यानी आपके पास U है 25 मीटर पर सेकेंड और V है आपके पास 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हालांकि आप अलग अलग ये फार्मूला लगाकर भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, आप एक साथ भी लगाकर निकाल सकते हो। यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करके जो निकाला जाता है वो कार्य ही निकलता है। बात समझ रहे? तो देखिए इसके हिसाब से मैं यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा हाफ एम, दोनों का कॉमन रहेगा। अगर मैं एक साथ फार्मूला लेने की कोशिश करूं तो देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि कैसे ले सकते हैं एक साथ दोनों का फार्मूला। हाफ एम, बड़ा वाला वैल्यू क्या है, भी है, तो भी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और यही लगाइएगा और आपका आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मेगा जूल देकर फंसाया हुआ है, तो उसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, समझिएगा बात को। हाफ एम दोनों में सेम है, द्रव्यमान तो सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, बचा अंदर में क्या, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ दोस्त डायरेक्ट यहाँ पर मान रखेंगे, एम का मान 5000 और भी का मान 35 का स्क्वायर और यू का मान 25 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर स्क्वायर के चक्कर में पड़ेंगे, फिर हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, है ना। तो हाफ, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज़ नहीं करने दूंगा, समझिएगा क्या करूँगा। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सोचिए, आपने ये चीज़ तो पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या सेम टर्म यहाँ पर है क्या, तो आपका जवाब है कि हाँ है। तो पूरे एक सीधा सीधा कीजिए ना, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, इसमें एक बार जोड़िएगा तो ये कितना होगा, यानी 60, एक बार घटाइएगा तो ये कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 10। बस काम खत्म, अब गुना भाग जो करना है कीजिए। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, घटा देते हैं 30 बार में, तो 5 दिया 15 और कई गो जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो ये आपका जूल में आ गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मेगा जूल, ठीक है, तो मेगा जूल में कहा जा रहा है, तो मेगा में चेंज करने के लिए आपको 10 पर पावर 6 से भाग लगाना होगा, 10 पर पावर 6 से भाग लगाना होगा, तब जाकर ये जो है मेगा जूल में चेंज हो जाएगा, मेगा जूल में चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझिए। आपने कहीं ना कहीं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा ये सब पढ़ा होगा, मेगा टेरा पेटा एक्सा, ये सब अगर नहीं पढ़े तो लूसेंट के बुक में एक जगह कहीं ना कहीं कॉलम में दिया है, निश्चित पढ़ लीजिए, कहीं ना एक क्वेश्चन उस कॉलम से जरूर पूछता है। बात समझ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने होंगे, यानी 9 दूनी 18 को होगा मेरे उम्मीद से। 18 को डाटा अगर याद करते हैं तो कम से कम एक नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को देखिएगा, तो यहाँ पर ये मेगा बराबर 10 पर पावर 6 होता है, यानी 10 की घात 6 होता है, इसलिए मेगा को में चेंज करने के लिए इसको 10 की घात 6 से भाग लगाना होगा। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा 10 पर पावर 6, मतलब कि 6 गो जीरो, 5 जीरो खत्म, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 मेगा जूल। हालांकि मारने वाले तो पहले ही मार कर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट 15 दिखा और ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर भी नहीं है दूसरा ये छोड़कर। बात समझ रहे हैं, तो ऐसे भी करके निकल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलिए, तो 5 डिब्बे ABCDE में प्रत्येक का वजन अलग अलग है,
निम्नलिखित में से कौन से डिब्बे का वजन सबसे अधिक है? ठीक है, तो कथन एक में कहा गया है कि केवल 2 बैग डी से अधिक लंबा है। केवल 2 बैग जो है डी से अधिक लंबा है। डी से 2 बैग अधिक लंबा है। अब कौन कौन है पता नहीं। डी का वजन ई से ले डी का वजन ई से अधिक लेकिन बी से कम। अच्छा, डी का वजन ई से अधिक लेकिन बी से कम है। लेकिन इसका मतलब बी कहीं इधर होगा। बी यहाँ या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, कंफर्म नहीं हो सकता है कि कहाँ पर होगा। तो जो ये कह रहा है कि ए का वजन जो है डी से अधिक लेकिन बी से कम, यहाँ पर डी का वजन ई से अधिक लेकिन बी से कम है। ई से तो अधिक है लेकिन बी से कम है, तो या तो बी यहाँ हो सकता है या तो यहाँ, या और भी क्या है कि 5 डिब्बे हैं तो अभी तक तो 4 ही डिब्बे पूरे, या तो इधर भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या हम इनसे कंफर्म बता सकते हैं किस डिब्बे का वजन सबसे अधिक होगा? क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो ए का भी चर्चा नहीं हुआ है कि ए कहाँ है। इस कथन में ए की भी चर्चा नहीं हुआ है कि ए कहाँ है, तो आप इस कथन से नहीं बता सकते। 1 नंबर कथन आपका गलत। तो दूसरे कथन की ओर अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सी का वजन डी से कम है। डी से कम है सी का वजन। देखिए, जिसके अंदर मुंह खुला है वो बड़ा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन ई से अधिक है। सी का वजन डी से कम है लेकिन ई से अधिक है। इसका सी का ई से अधिक है, सी, ठीक है। ए का वजन डी से अधिक है। ए का वजन जो है डी से अधिक है। ए का वजन डी से अधिक है लेकिन सबसे अधिक नहीं है। लेकिन सबसे अधिक नहीं है, यानी ए का जो वजन है सबसे ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई एक व्यक्ति, यानी कोई ना कोई एक ऐसा बैग है जिसका वजन सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए डी सी ई आ गया और बी बेचारा अभी भी यहाँ पर इकलौता पड़ा हुआ है, तो ए से अधिक बी ही होगा। ऑलरेडी ए से अधिक बी ही होगा, क्योंकि अब कोई चारा ही नहीं है ए से ज़्यादा होने वाला। बात समझ रहे हैं? एक ही बैग बचा है, वो भी कौन? बी। और इसने इस बात से साबित कर दिया कि ए का वजन डी से अधिक है लेकिन सबसे अधिक नहीं है, यानी ए का वजन सबसे हाईएस्ट नहीं है, तो इसका मतलब बी सबसे हाईएस्ट है। तो दूसरा से हमें पता चल जाता है कि किसका वजन सबसे अधिक है। तो यहाँ पर एक केवल कथन एक में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, गलत बात है। केवल 2 दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो ये 2 नंबर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। कहा जा रहा है कि इसको इस प्रकार लिखा गया है, इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा है कि प्लेस वैल्यू जो है कन्फर्म याद कर लीजिए, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि प्लेस वैल्यू से आपका 50% क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। बचा हुआ कुछ क्वेश्चन जो होगा थोड़ा बहुत दिमाग उमाग लगाना पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वही चीज़ यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में विपरीत काम आएगा। जैसे कहने के विपरीत कहने का मतलब कि ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, ई का विपरीत वी होता है, एफ का विपरीत यू होता है। इसी टाइप में जी का विपरीत टी होता है और एच का विपरीत एस होता है, आई का विपरीत आर होता है और आई जे का विपरीत क्यू होता है, के का विपरीत पी होता है और क्या बचा हुआ है? जे के एल। एल का विपरीत आपका ओ हो जाएगा और एम का विपरीत एन।
ये कैसे? जैसे कि आप ए से लेकर जेड तक जाते हो ना, इधर से ये पहला स्थान पर, इधर से ये पहला स्थान पर, यानी ये बाएं से पहला स्थान पर, ये दाएं से पहला, तो इसको विपरीत कहा जा रहा है। ठीक है, जो कि यही चीज आपको काम में आएगा। तो ये चीज भी आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर ये चीज भी याद है तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको जो है आसानी से बन जाएगा। तो अब यहाँ पर है क्या चीज, इस बात को समझिए। यहाँ पर एन लिखा गया है, एन का उल्टा मैंने क्या कहा कि एम होता है ना? यहाँ पर एम दिया गया है। ए का उल्टा क्या है? जेड होता है, तो यहाँ पर देखिए जेड दिया गया है, यानी सब में एक दूसरे का विपरीत दिया गया है। तो आप यहाँ भी इन सब में एक दूसरे का विपरीत दिया गया है। जैसे सी का उल्टा एक्स, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा आई, ई का उल्टा वी। जहां पर भी ये ऑप्शन है आपका, ये वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्स जेड आई वी, एक्स जेड आई वी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसको याद करने का आपको ट्रिक नहीं पता है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में, मतलब कि हो सकता है एक आध महीने पहले की वीडियो में बताया था। हालांकि चलिए मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। चलिए चार को तो आपको आसानी से मैं याद रखवा दूंगा। लब नाम का कोई चीज सुने हैं? लब, आपका पता होगा कि हाँ, ये इस वाक्य से तो अच्छी तरह वाकिफ है। तो एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, या ओ का उल्टा एल कह सकते हो और वी ई का उल्टा भी कह सकते हो। ठीक है। दूसरा फ्यूल, यानी जो पेट्रोल वगैरह डलाते हैं तो वो क्या होता है? फ्यूल। एफ यू से फ्यूल याद रखिएगा। एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। ठीक है, ऐसे याद रखिए। बाकी बात जो बचा हुआ है उसको मैं याद कराने का कोशिश करता हूँ कि देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहा हूँ, आप लोगों से कहा हूँ दोस्त, ये अगर आपका मैथ और रीजनिंग वीक है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बात समझ? मैं उन छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा जो कि कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो देखिए कैसे। ए जेड से आप याद रख सकते हो आज। बी वास वाई से याद रख सकते हो बाय, आज बाय। सी एक्स से एक छोटा सा कॉमन सा वर्ड याद रख सकते हो सेक्स। क्या याद रख सकते हो? सेक्स। डी डब्ल्यू से दूध वाला, दूध वाला। तो इसका तो मैंने बता ही दिया इन दोनों का। जीटी से याद रख सकते हो जीटी रोड। आपने जीटी रोड के बारे में सुना होगा, जो मेरे मिसेस शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। अगर मैं सही हूँ तो बताइएगा कमेंट करके कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो जीटी रोड के बारे में आपने सुना होगा। जीटी से आप याद रख सकते हो जीटी रोड। मैं इधर जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रैक रोड, यही ना होता है। एच एस से आप याद रख सकते हो हाई स्कूल, हाई स्कूल। ठीक है। आई आर से आप याद रख सकते हो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है। जे क्यू से आप याद रख सकते हो जोकर, जोकर। ठीक है, हालांकि ये होता है जोकर। केपी से आप याद रख सकते हो, या पीके मूवी तो देखे ही होंगे, या कर्पूरी ठाकुर याद रखिए, या पीके याद रख लीजिए, पीके मूवी। ठीक है। बाकी बाद एलो के बारे में तो बता ही दिया कि लब में आ गया एलो। ठीक है। एम एन से याद रख सकते हो, बाकी बाद जो बचा हुआ है तो एम एन ही होगा। ये इसके लिए क्या ट्रिक, तो इतना ये ट्रिक से इसको आप याद रख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। थोड़ा सा मैं वॉइस को चेक कर लूँ। 500, हाँ ठीक आ रहा है, क्योंकि
थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे साथ दोस्त कि बिजली जाने के बाद वॉइस जो है थोड़ा प्रॉब्लम देने लगती है। 500 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर रवि को क्रमशः 36% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। ठीक है। जबकि प्रभात को 40% की एकल छूट दी जाती है। तो वस्तु के लिए किसने अधिक भुगतान किया? ठीक है। तो इसका सिंपल वे से ही बताता हूँ, हालांकि अदर वेस भी कीजिएगा तो आराम से आएगा, लेकिन सिंपल वेस भी आ जाएगा। तो देखिए 500 दोनों के लिए, 500 इसके लिए भी है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस दोनों के लिए। ये मान लीजिए ये रवि के लिए है और ये कौन है? प्रभात। ये प्रभात के लिए है। ठीक है। तो इसको दो क्रमिक छूट देता है। तो 500 पर एक बार 36% की छूट देगा। तो 500 में 36% घटाइए तो कितना होगा? तो चलिए निकाल लीजिए साइड में। 500 का 36% देखा जाए तो 36 पंचे 180, 500 में 180 का छूट। तो यहाँ से देखा जाए तो 2 और 4 में किया तो 320। कितना हुआ? 320। यानी 500 में 36% पहला छूट दिया तो 320 का मिला। उसको बोल रहा है कि एक और छूट देंगे 5% की। तो 5% की छूट फिर इस 320 पर 5% का छूट दे दिया। तो फिर इसकी प्राइस क्या रह जाएगी? तो 320 पर आप 5% दे दीजिए। तो 5% इसका निकालिएगा 320 पर। तो ये 5 36 और 5 64 का छूट मिल जाएगा। तो 64 रुपये का 320 पर छूट मिला। तो ये कितना हो गया? 6 और 11 में 6 गया 5। कहीं मैं गलती तो नहीं किया? अच्छा देख लेता हूँ फिर। तो 259, 259 रुपये का मिला। 5% इतना होगा क्या? 1/20। सॉरी दोस्त, मिस्टेक है। देखिए 320 पर आप 5% छूट दीजिएगा तो 1/20 यहाँ पर 16 रुपये का छूट होगा। कितने रुपए का? 16 रुपये का। 20% यानी 5% छूट दीजिएगा तो 4, फिर 0 3, 304 रुपये का रवि को वो वस्तु जो 500 का है वो 304 रुपये में मिलेगा। अब इस पर देखते हैं। इसको डायरेक्ट बोलता है कि एकल छूट दीजिए 40% का। आप इस पर 40% का छूट दीजिए तो 40 पंचे 200 यानी 300 का छूट मिल जाएगा। यानी 40% छूट देने का मतलब कि 200 का इसे डायरेक्ट छूट मिल जाएगा और इसे 300 में मिल जाएगा। आप निकाल कर देखिए 500 का 40% निकालिएगा तो 200 निकलेगा। 200 घटाइएगा तो वो कितना आएगा? 300। यानी रवि को यानी प्रभात को 300 रुपये में मिल रहा है और रवि को 304 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु के लिए किसने अधिक भुगतान किया है और कितना? तो भाई रवि ने अधिक भुगतान किया है और 4 रुपया ज़्यादा भुगतान किया है। इसने 300 किया है और इसने 4 रुपया ज़्यादा किया है। इसका एक और भी तरीका है, लेकिन दोस्त मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। हालांकि किसी और दिन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए दीपक ने 1,60,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय प्रारंभ की। पहले वर्ष के दौरान 10% की हानि हुई, लेकिन वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% लाभ कमाता है। अंत में तीसरे वर्ष के दौरान 25% का लाभ कमाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इसका एक प्रॉपर तरीका बताता हूँ दोस्त, आसानी से बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ही लगता है, लेकिन आपको फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को समझिएगा। ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब 10% को पकड़िए। 10% का मतलब क्या है? 1/10। ठीक है। और यहाँ पर किसकी बात की है? लॉस की। माइनस लगाते हैं। फिर 5% को देखते हैं। 5% का मतलब क्या है? 1/20। और यहाँ पर किसकी बात किया है? लाभ का। तो इसको प्लस लगाते हैं। तीसरे में देखते हैं 25%। 25% को पकड़िए।
25% का मतलब क्या, 1/4। और ये किसकी बात कर रही है, प्रॉफिट का, तो इसको भी प्लस लगाते हैं। ये मैंने क्यों किया इस बात को अभी बताता हूँ। तो आपसे पूछा गया है कि 3 वर्ष के बाद कुल कितना लाभ होगा, ठीक। तो आपको रेशियो लेना है, अनुपात लेना है, किसका, मूलधन का मूलधन का और मिश्र धन का, मिश्र धन का रेशियो लेना है। चलिए समझिएगा। अब मूलधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, वो अभी थोड़ा सा रुके, एक्सप्लेन मैं करता हूँ। जैसे 10% की बात किया गया तो 1/10, और यहाँ पर क्या है, हानि की बात हुई। नीचे वाला डाटा मूलधन रहेगा और ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस रहेगा। जैसे 10 की कोई वस्तु थी, या तो आप कह सकते 10 उसका मूलधन था तो 1 उसको हानि हुई है, यानी मूलधन उसका 10 था, यहाँ पर माइनस जो मैंने लगाया, माइनस का मतलब हानि, यानी 1 की हानि हुआ है। तो 10 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 9। 10 में 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 9। फिर 20 उसने मूलधन लगाया तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, यानी 20 उसने लगाया, 1 ज़्यादा कमाया, यानी 21 का वह कमा लिया। फिर कहता है 25% प्रॉफिट, तो ये नीचे वाला प्रॉफिट है, यानी मूलधन है, यानी 4 उसने लगाया, यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब प्रॉफिट के बारे में मैंने चर्चा किया है, तो 1 ज़्यादा मिला है, यानी 4 पर उसे 1 ज़्यादा मिला है, 5। इधर को इधर से गुना कीजिए और इधर को इधर से गुना कीजिए, देखिए कितना आता है, 20 चौके 80 ढंग 800। और इधर देखिए तो 21 नमा 9, 189 गुना 5, 9×5 = 45, 18×5 = 90, 4 94, 945। ठीक है, ये आया। तो ये मिश्रधन है दोस्त, ये क्या है, मिश्रधन। इसमें आपका मिश्रधन में मूलधन भी है, मेरे समझिएगा कहने का मतलब, इस मिश्रधन में आपका मूलधन भी है और लाभ भी है। अगर CISI की बात करते हैं तो मूलधन रहता है और प्लस में SI, यहाँ पर SI काम नहीं करता है, CI काम करता है, तो यहाँ पर CI भी है। ठीक है, तो मूलधन प्लस लाभ, इसका मतलब मूलधन कितना है यहाँ पर, 800। 800 जो एक्स्ट्रा होगा वही आपका लाभ होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वही आपका लाभ होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो एक्स्ट्रा कितना है, 145। एक्स्ट्रा कितनी है, 145, और यही आपका लाभ है। आपको 145 की वैल्यू चाहिए। आपके पास मूलधन 800 है, ये अनुपातिक वैल्यू है, रियल वैल्यू नहीं। रियल वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से गौर से देखिएगा। रियल वैल्यू आपके पास इतना दिया गया है, 1,60,000। अनुपातिक वैल्यू कितना है, 8,000। ठीक, 800। 800 का अनुपातिक वैल्यू है और रियल वैल्यू 1,60,000 है, 1,60,000 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपको चाहिए घुमा फिरा के 145 की वैल्यू। तो आप इसको 1 बना सकते हो क्या? आपका जवाब होगा कि हाँ बना सकते हैं। तो सीधे 800 से भाग लगाएंगे दोनों साइड, तो ये 1 बन जाएगा। इधर भी 800 से भाग लगाइएगा, इसमें भी अगर आप 800 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो खल्लास, बच गया 8 दूनी यानी 200। कितना, 200। 800 से भाग लगाइएगा तो, है ना। तो आपका जवाब होगा कि हाँ इतना ही आ जाएगा। तो अब आपको चाहिए 145 की वैल्यू, क्योंकि आप आपसे प्रॉफिट के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट कितना है, नहीं प्रॉफिट 145 है, तो आप प्रॉफिट की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप 145 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको आप 145 से गुना कीजिए, इधर भी आप 145 से गुना कीजिए 14 दूनी 28, 29। यहाँ पर कितना जीरो, 1,60,000, 2 जीरो कटा तो फिर भी 2 जीरो, और 8 से कटाएंगे, ठीक है, 29 पर डबल जीरो। नहीं लगता ये
कहने का मतलब कि यहाँ पर जीरो में मिस्टेक है, एक जीरो और एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब जाकर ऑप्शन आपके पास मिलेगा। या तो फिर आंसर में एक जीरो नहीं होना चाहिए। 2900 यानी प्रॉफिट है 2900 का, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो। अच्छा देखता हूँ कहीं गुना ही तो नहीं गलती किया। नहीं सॉरी दोस्त, इतना ही होगा, आप सही से गुना कीजिए, इतना ही होगा। मैंने फास्ट गुना कर दिया क्योंकि दो जीरो एक्स्ट्रा है, और इसको गुना कीजिएगा तो 290 आएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रश्न में, आंसर भी परफेक्ट है। तो ये 29,000 आपका प्रॉफिट है। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। 9,000 की राशि राशि एक पूर्णांक एक बटे, यहाँ पर इस तरह से डाटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूं। एक पूर्णांक एक बटे दो वर्ष के लिए x% प्रति वर्ष पर 11,979 हो जाता है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता तो उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको वो तरीका नहीं बताऊंगा जो कि कहीं ना कहीं आप P/1+R/100 पर पावर टी लगाते होंगे, उन तरीकों से मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं। हालांकि उससे भी कीजिएगा तो आंसर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम में आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए, और आपका 90 मिनट कब पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप बेसिक तरीके से करते रह गए तो थोड़ा सा एडवांस बनने का कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं आप जो है अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए आपके पास मूलधन दिया हुआ है 9,000, ठीक है, टाइम दिया गया है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, ठीक है, और परसेंटेज जो भी हो आपके पास रेट x% दिया गया है, और आपके पास अमाउंट दिया गया है मिश्र धन कितना 11,979 इतना दिया गया है। तो क्या हम उस तरीके को लगाएं? नहीं, यहाँ भी मैं जो पिछले क्वेश्चन में मैं कराया पी और यानी मूलधन और अमाउंट का रेशियो, वही चीज़ मैं यहाँ कराऊंगा, लेकिन वहाँ रेट का रेशियो ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट मूलधन और अमाउंट का रेशियो लूंगा 11,979 इतना का रेशियो लूंगा। इससे होगा क्या, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो थोड़ा गौर से समझिएगा। आप इसको कटा सकते हो, 9 से इसको कटाइएगा 1,000 बार में कटेगा, आप इसको 9 से कटाइएगा 9 × 9 तो ये 13 × 31 बार में कटेगा, कटा लीजिएगा, ठीक है। अब हम टाइम को देखेंगे, टाइम कितना है 1.5 वर्ष, क्या है 1.5 वर्ष। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर किया जाए तो ये अर्धवार्षिक दिया हुआ है, तो अर्धवार्षिक में आप करते क्या हो, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अर्धवार्षिक में आप करते क्या हो, रेट को आप टाइम को आप 2 से गुना करते हो और रेट को आप 2 से भाग लगाते हो, करते हो कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। इसका मतलब आपके पास अब टाइम कितना है, इस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 दूनी 3 वर्ष है। 3 वर्ष कहने का मतलब आपके पास अब टाइम जो आया 3 ईयर आ गया, भले ही वो 18 महीना है लेकिन 3 साल के बराबर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 ईयर, तो इसका मतलब यहाँ पर करेंगे क्या, रूट अंडर यानी करनी में 3 डालेंगे, √3। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आप इसका √3 निकाल सकते हो, तो 1,000 का √3 कितना होगा 10, और
1331 का रूट क्यूब कितना होगा? 11। अब जाकर मूलधन और अमाउंट का रेशियो जो रह गया वह 10:11 का रह गया। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। अब यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो, यानी 10 पर एक ज़्यादा आपको मिला है, 10 पर एक ज़्यादा ब्याज मिला है, तो रेट बराबर क्या होता है? अगर दर बराबर देखा जाए तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 अपॉन मूलधन गुना समय। तो ये इन दोनों का अंतर है ब्याज। इन दोनों का अंतर क्या है? ब्याज। आपके पास इन दोनों का अंतर 1 है, वही है ब्याज। अब गुना में 100, आपके पास मूलधन 10 है तो 10 से भाग दीजिए, और समय, और ये जो निकला ये 1 वर्ष का रेशियो है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो है 1 वर्ष का रेशियो है। तो यहाँ से 1 वर्ष, टाइम आपके पास 1 वर्ष है, तो यहाँ से कटाइए पिटाइएगा तो ये 10% निकल गया। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। अब आपने रेट को फाइंड कर लिया, लेकिन थोड़ी सी लोच आए। अब मेरी बात को समझिए, पुनः मैं यही कॉन्सेप्ट को लगाऊंगा और आंसर को लाऊंगा। अब आपके पास कहा जा रहा है कि उसी राशि को, यानी मूलधन जो है 9,000 ही लेना है आपको, और वर्ष 2 वर्ष के लिए टाइम जो है 2 ईयर लेना है, 2 वर्ष लेना है। समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी रेट जो है पहले इसमें जो रेट यूज किया गया है उसी रेट से लेना है। तो क्या मैं यहाँ पर 10% ले लूँ? है तो आपका जवाब होगा हाँ ले लीजिए, लेकिन नहीं, गलत। 10% नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट आया है अर्धवार्षिक में वह आधा होकर आया है, यानी x/2 का वैल्यू है ये। आप समझ रहे हैं? ये है x/2 का वैल्यू, हमें रेट इसका डबल लेना है। क्या करना है? डबल लेना है, यानी 20%। ठीक है, 20%। अब जाकर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी CI हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपके पास सभी चीज है, आराम से आप कोई सा भी फार्मूला लगाइए, चाहे जैसे भी लगाइए, आप निकाल सकते हो। बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं यहाँ पर फार्मूला जो है रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप फार्मूला को लगाइए। आप तरीके से कीजिए, 20% को पकड़िए। 20% का मतलब क्या? 1/5, यानी पुनः मैं मूलधन और अमाउंट का रेशियो लूँगा, 5 से 1 ज़्यादा, यानी मूलधन 5 है, उस पर एक ब्याज मिल रहा है 6, तो मिश्रधन 6 हो जाएगा। और कहा गया है 2 वर्ष के लिए, तो मैं इसका पावर 2 कर दूंगा। क्या करूंगा? पावर 2, तो ये 25:36 आ जाएगा, और इन्हीं दोनों का अंतर हमारा ब्याज मिलेगा, यानी CI हमें 11 मिलेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारे पास मूलधन जो है 9,000 है, इस 25 का वैल्यू 9,000 है, तो हमें 11 की वैल्यू चाहिए, ब्याज चाहिए। बात समझ रहे हैं? इन दोनों का अंतर ही ब्याज होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितने बार में कट जाएंगे? 25 से कटाइए, 25 चौका 4 36, 360 बार में शायद कट रहे हैं। हाँ, तो ये इस 25 का ये 360 गुना है। ठीक है, तो आप 11 का भी 360 गुना कीजिए और आप अपने आंसर तक पहुँचिए। 0,693 3960, तो ये 3960 आपका राइट आंसर हो जाए। तो अगर मेरे उम्मीद से अगर आपको समझ में नहीं आया तो पुनः रिमाइंड करके देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, बेहतर है ये तरीका। बात समझ रहे हैं? यहाँ से आप 2 वर्ष 3 वर्ष किसी का भी निकाल सकते हो। अगर 3 वर्ष का कहता तो मैं पावर यहाँ पर 3 करता। आप समझ रहे? 4 वर्ष का कहता तो पावर 4 करता, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ष था इसीलिए मैंने पावर 2 किया। बात समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर 3 वर्ष की बात हुआ, क्योंकि अर्धवार्षिक में जो टाइम है उसको 2 से गुना किया जाता है, तो यहाँ पर 3 वर्ष की बात किया, तो हमें रेट तक ना पहुँचना था। कहाँ तक? रेट तक पहुँचना था, इसीलिए यहाँ पर अंडर क्यूब किए। बात समझ रहे हैं? तो बस
ये सब तरीका है, इन सब तरीकों से सीखिए, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। नेक्स्ट, चलिए लीजिए, ये भी क्वेश्चन है अच्छा खासा। भले ही बहुत सारे दोस्त डाटा देखकर लगा देंगे भाग और आंसर कर देंगे गलती कि 820 को 420 से भाग लगा दें और हो जाएगा आंसर। आंसर तो मिल जाएगा, आप 820 को 420 से भाग लगा दीजिए, आंसर मिल जाए। लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा, ऑप्शन में आपको मिल सकता है ऑप्शन आंसर, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आपको, आपके पास एक फार्मूला पता होनी चाहिए। आपने कहीं ना कहीं भी बराबर एन इंटू लेमडा पढ़ा होगा, एन इंटू लेमडा, ये चीज पढ़ा होगा। अब भी क्या है, तरंग का जो है चाल है, तरंग का, तरंग की चाल है। एन क्या है, आवृत्ति है, और ये लेमडा क्या है, तरंग धैर्य, तरंग दैर्ध्य, अच्छा, तरंग धैर्य है। ठीक है, तो ये फार्मूला है आपके पास, बात समझ रहे हैं। अब तरंग की चाल कहाँ, आवृत्ति तो आपको दिखा 820, तरंग दैर्ध्य पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए x, और तरंग की गति, तरंग की चाल आपके पास दिया गया 420। बस अब इसको सोल्व कीजिए, तरंग दैर्ध्य निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखा जाए तो 420 अपॉन 820, चलिए फाइंड कीजिए। जो एक मैंने x को कहा कि तरंग दैर्ध्य है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो ये पॉइंटों में आएगा, यानी एक से भी कम आएगा, तो एक से एक ही ऑप्शन कम है और ये राइट आंसर है। मेरी बात को समझ रहे होंगे तो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्त। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, समझिए। जितना भी काम अभी हमें करना पड़ता है, चाहे वो टाइपिंग करना हो, क्वेश्चन कलेक्ट करना हो, फिर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, फिर जाकर एडिट करना हो, फिर आप तक पहुंचाना हो, सारा काम हमें को करना पड़ता है। और इस दरम्यान में कम से कम मेरा 3 घंटा आराम से निकल जाता है। तो दोस्त बहुत मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, और इसमें सिर्फ मेरा इनपुट लग रहा है, बात समझ रहे हैं, आउटपुट ना के बराबर है, बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देखिए दोस्त, थोड़ा सा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं अगर आपको, मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको अगर बेनिफिट हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, तो दोस्त हमारी भी हेल्प करने का कोशिश कीजिए। थोड़ा अच्छा लगता है, हमारी भी हौसला बढ़ती है कि मैं भी और भी आगे इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ, है ना। तो इसको कटाइए पिटाइए, जो भी आएगा ये आंसर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने अंदाजा इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर छोटा डाटा है और नीचे बड़ा डाटा है, इसका मतलब 0.1 से भी कम आएगा, नहीं 1 से भी इसका वैल्यू कम आएगा, इसलिए मैंने ये मारा। हालांकि कटाइएगा भी तो उतने आएगा, आप कटा कर देखिए। नेक्स्ट। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरी उम्मीद से इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने मिलते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है। भले इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन इस तरह का आप क्वेश्चन करते तो आपकी थोड़ी सी माइंड जो है ज़्यादा चलेगा नॉर्मल क्वेश्चन के, यानी अगर आप नॉर्मल, इससे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या है इस फिगर में। आपसे बोला जा रहा है एक आयताकार सीट है, ठीक है, जिसकी 15 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की एक आयताकार सीट के प्रत्येक कोने पर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट लिए जाते हैं। यानी यहाँ से 2 सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया जाता है प्रत्येक कोने पर से, ठीक है। आपके पास चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? और इस फिर सीट को
2 सेंटीमीटर गहराई के एक ट्रे बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो इस ट्रे का आयतन ज्ञात कीजिए। घुमा फिरा के कहा जाए तो वो मिठाई का कार्टून नहीं होता है, कुछ इसी प्रकार की बनाने की बात करता है। उस कार्टून की आयतन निकालिए। तो देखिए, यहाँ से आप 2-2 सेंटीमीटर काट देते हो और एक घुमा फिरा के आप जो है एक घनाभ बना रहे हो। घुमा फिरा के आप एक घनाभ बना रहे हो। अब चलिए मेरी बात को समझिए, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो घनाभ में आपको चाहिए क्या क्या? अगर घनाभ की आयतन की बात करूं तो घनाभ में हमको 3 चीज चाहिए, एल चाहिए, बी चाहिए और एच चाहिए। घनाभ के आयतन में हमें 3 चीज चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए, ऊंचाई चाहिए, है ना। तो ये 2 सेंटीमीटर का वर्ग कटकर निकल गया, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ से ये 2-2 सेंटीमीटर का निकला तो यहाँ से ये ऐसे ये वाला भाग इधर मुड़ जाएगा, है ना, ये वाला भाग इधर मुड़ जाएगा इस तरह से। और इसकी गहराई जो बोल रहा है, कार्टून जो बना रहा है, वह उसकी गहराई 2 सेंटीमीटर है। तो हमें गहराई बोले चाहे ऊंचाई बोले, दोनों सेम बात होती है। इसका मतलब ऊंचाई हमारे पास 2 दे दिया है। अब मैं लंबाई की बात करूं तो देखिए, 2 इधर से कट रहा है, 2 इधर से कट रहा है, 2 इधर से कट रहा है। तो 15 में 2 गया तो कितना बचेगा? 15 में 2 और 2 4 गया तो कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा कि 11 बचेगा। ठीक है, हम मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। अब चौड़ाई की बात करें तो 2 चौड़ाई इधर से कट गया, 2 चौड़ाई इधर से कट गया, तो 4 इधर से कट गया, तो बचा है कितना? 10 में 4 चल जाएगा तो बचेगा कितना? 6। बस ये आपका राइट आंसर, ये घनाभ बन जाएगा। अगर इसको आप मोड़ दीजिएगा ना तो कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको घनाभ का फिगर दे देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका कार्टून बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसका आयतन आपको निकालना है। नहीं, कहने का मतलब ये आपका 2 है, ये आपका 11 है और ये वाली भुजा आपका 6 है। इस टाइप से क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं बहुत अच्छी बात है दोस्त। तो इसको कीजिए गुना भाग जो भी है। देखिए, 11 गुना 11×6 = 66 गुना 2 132, 132 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे उम्मीद से आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे थोड़ा सा रिवाइंड करके देखने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम कितनों समझाते रह जाएंगे, आप नहीं समझ पाओगे। तो समझना होगा दोस्त, समझिए थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दो समबाहु की भुजाओं की संख्या का अनुपात 4:5 है। उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 15:16 है। तो बहुभुज की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अगर थोड़ा सा यहाँ पर स्मार्टनेस दिखाते हैं तो आपका आंसर सेकेंडों नहीं लगेगा, सेकेंड तो लग ही जाएगा, मतलब कि कुछ ही सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? कैसे? आपके पास कहा गया है कि बहुभुज की संख्याओं का अनुपात 4:5 है और आपसे भुजाओं की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है, अगर मैं इस ऑप्शन को अगर कटा पिटा के देखूं, जिस ऑप्शन में 4-5 आ जाएगा वो मारकर आप निकल सकते हो और आंसर आप सही भी हो जाएगा। ऐसे जैसे मैं इसका अनुपात ले लेता हूँ 8:10, इसको कटाऊं 2 से 4 बार में, इसको कटाऊं 2 से 5 बार में, 4-5 आया और आंसर मार के निकल गए। ठीक है, तो ये फास्ट हो सकती है और ये आपको तरीका सोचनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भुजाओं का की संख्याओं का अनुपात दिया है और ये भी क्या है? भुजाओं की तो संख्या है, तो इसी को अनुपात बनाकर देख लेते हैं। माँ के बाद कोई ऑप्शन में नहीं बनेगा। लेकिन चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ कि आखिर एक्स्ट्रा बातें इसके लिए क्या हो सकती है। आपसे पूछा जा रहा है कि आंतरिक कोणों का जो अनुपात है 15:16 है।
चलिए मैंने मान लिया कि ये इसकी भुजाओं का संख्या है कि एक 8 बहुभुज वाला है, एक 10 बहुभुज वाला है। तो क्या इसके आंतरिक कोणों का अनुपात ये निकलेगा? अगर निकल जाएगा तो मानूंगा कि फिर भी सही है कि नहीं। तो चलिए, आपके पास बहुभुज में अगर आंतरिक कोण निकालना हो, जैसे मैं बहुभुज की बात करता हूँ, थोड़ा सा एक तो बहुभुज बना लेता हूँ। इसमें है ऑप्शन होना चाहिए 3D फिगर। चलिए, इतना बड़ा है। ये मैंने बहुभुज बना लिया, ठीक है। बहुभुज मतलब कि इसमें कई भुजा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 से अधिक भुजा हो तो वो बहुभुज है। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको बाह्य कोण निकालने के लिए कहा जाए ना, बाहरी कोण अगर निकालने के लिए कहा जाए तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि बाहरी कोण कितना होगा। जैसे कहने का मतलब कि ये अगर बाहरी कोण यहाँ पर पूछे कि ये इसकी बाह्य कोण कितना है, ये इसकी बाह्य कोण कितना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो डायरेक्ट आप कीजिए क्या, बाह्य कोण निकालने के लिए किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण निकालने के लिए आप 360 को भुजा की संख्या से भाग दे दो, भुजा की संख्या से भाग दे दो। तो मैंने कहा ये तो 6 भुज वाला है, यहाँ पर मैंने 8 भुज वाला लिया, ठीक है। 8 8 को की मान लीजिए कि इसमें 8 को भुजा है, तो 8 से भागा दीजिएगा तो ये कितना आएगा, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, यानी 45 डिग्री आया बाह्य कोण। लेकिन यहाँ पर तो दिया है आंतरिक कोण। कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से देखिए। अगर मैं कहूँ कि 10 गो भुजा वाला का बाह्य कोण क्या होगा, 10 गो भुजा वाला का बाह्य कोण क्या, ये तो आपके पास 8 भुजा वाला था। अगर मैं कहूँ कि 10 भुजा वाला जो है इसका बाह्य कोण क्या होगा, बाह्य कोण क्या होगा, तो आपका जवाब होगा फिर से वही 360 बटे 10। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से देखा जाए तो ये 36 डिग्री निकला। अरे ओके, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये बाह्य कोण दोनों का निकल गया, लेकिन हमें चाहिए आंतरिक कोण। हमें चाहिए क्या, आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण निकालने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, जिसका भी आंतरिक कोण निकालना हो, 8 भुजा वाला का आंतरिक कोण निकालना हो, यानी इसका आपको आंतरिक कोण निकालना हो, आंतरिक कोण निकालना हो तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप 180 में बाह्य कोण को घटा दीजिए। तो यहाँ से घटाइएगा तो ये कितना निकल जाएगा, तो 5 7 में 4 गया 3, 135 डिग्री। कितना निकल गया, 135 डिग्री। अब बात को समझ रहे? अब यहाँ से इसका आंतरिक कोण देखा जाए, आंतरिक कोण देखा जाए तो इसमें भी क्या करना है, 180 में ये बाह्य कोण को घटा देना है 36। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 4 4 144 डिग्री। क्या बात को समझ? और हमसे इसके अनुपात के बारे में पूछा है, उनके आंतरिक कोणों के अनुपात के बारे में पूछा है। तो क्या मैं 135 और 144 का अनुपात निकालूं तो क्या इतना निकलेगा? तो आपका जवाब होगा, देखते हैं, तो घटाइए, 15 नमा 16 नमा 9 से दोनों को घटाइए, 15 अनुपात 16 आया। इसका मतलब जो मैंने ये प्रोसेस बताया ये बिल्कुल राइट है कि नहीं, और ये अनुपात भी बिल्कुल सही निकला। हालांकि ये चीज आपको यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट मार्कर निकल जाना। ये चीज मैंने बताया क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब जो है बहुत सारे दोस्तों को ये चीज नहीं पता है कि इसका बाह्य कोण क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस तरह के फार्मूले में फंस जाएंगे, n-2 × 180/2 इस तरह, या कुछ और भी कई तरह के फार्मूले होते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में फार्मूला लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फार्मूले को याद रखिए। बात समझ रहे हैं? तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ये जब मैं बता ही रहा हूँ तो थोड़ा एक्सप्लेन, अच्छे से एक्सप्लेन। आपसे विकर्ण के बारे में पूछा जाता है कि इसमें
कुल कितने विकर्ण होंगे? ऐसे, 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 या फिर एक विकर्ण ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, या और भी विकर्ण इसमें बन सकते हैं, ऐसे, ऐसे, इस तरह से बहुत सारे इसमें विकर्ण बन सकते हैं। तो विकर्णों की संख्या पूछा जाता है कि 8 भुजा वाले बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप कर सकते हो, उसके लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए। विकर्णों की संख्या पता करने के लिए n-3/2, n-3/2, n, सॉरी दोस्त, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। इस फार्मूले से आप लगाकर इसके विकर्णों की संख्या निकाल सकते हो। जैसे n कहने का मतलब क्या, इसमें कितना भुजा था, 6 भुजा है ना, तो इसमें कुल कितने विकर्ण होंगे, तो 6, 6 में 3 जाएगा 3/2, तो यहाँ से देखा जाए तो 3 से 3 तिया 9, तो कुल कितने विकर्ण होंगे, तो इसमें 9 विकर्ण होंगे। तो क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर गिनने का कोशिश कीजिएगा तो देख लीजिए गिन कर कितना विकर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ए बी सी की औसत आयु 98/3 है। ए की आयु, बी की आयु, ए की आयु, आयु का बी और सी के संयुक्त आयु के अनुपात से 2:5 है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, मैं यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन एक इसलिए लेता हूँ क्योंकि टॉपिक से कराने में सिर्फ आप एक वीडियो में एक ही टॉपिक के क्वेश्चन सीख पाइएगा। बात समझ रहे हैं? तो मिक्स क्वेश्चन लेने का मतलब होता है कि कम समय में आप बहुत ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? हालांकि बोलिएगा टॉपिक वाइज तो मैं टॉपिक वाइज भी करा दूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट का टॉपिक वाइज करा दूंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ टॉपिक वाइज कराइए। ठीक है, और जिस भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो उस टॉपिक में बता सकते हो। अगर हो सकता है वो टॉपिक हमारे लिए इजी हो, मैं उसको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो उस टॉपिक से ज़रूर करा दूंगा। और जो ना मेरे बस की ही बात नहीं रहेगा तो मैं उसको कहाँ से कराऊँ? सिंपल सी बात है। क्योंकि दोस्त, दुनिया में हर कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे हम रहें, चाहे आप रहें, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर रहे, इतना बड़ा से बड़ा टीचर क्यों ना रहे, तो कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। उसकी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, हो सकती है हमारी भी कुछ ना कुछ वीकनेस हो, इसलिए अगर जो हो सकता है पॉसिबल वो मैं करा करा दूंगा। ठीक है, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए भी 100% नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? आप कितनों अच्छे से तैयारी कीजिए, आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि मैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही दूंगा, कंफर्म नहीं कह सकते। आपकी संभावना लगी रहेगी। नहीं तो आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से भी पूछ के देखिए, क्या आपने सोचा कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं, उसने मेहनत किया बस। बात समझ रहे हैं? अच्छी मेहनत की तभी वह क्वालिफाई कर पाया। तो बस आपको भी मेहनत करना है, फल की चिंता छोड़ दीजिए। जो हमारे गीता पुराण में भी, गीता वगैरह में जो भी कहा गया है, कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, फल मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, ए बी सी की औसत आयु इतनी है, तो आपने औसत से रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ा होगा। औसत बराबर जो होता है योग अपॉन कुल संख्या, कुल संख्या, है ना, या योग बराबर बोला जाए तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुना कुल संख्या, है ना, औसत गुना कुल संख्या। सेम ये इसी फार्मूला पे उल्टा पुल्टा देना। मैं योग की बात इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए योग, ए प्लस बी की सी, ए प्लस बी प्लस सी की योग चाहिए। तो यहाँ पर आपको योग निकालना है। तो चलिए योग निकालते हैं। औसत आपके पास दिया, योग बराबर क्या, औसत गुने कुल संख्या, तो नहीं ए प्लस बी प्लस सी का योग निकालना है।
तो औसत आपके पास कितनी है? 98.3 गुना कुल कै गो व्यक्ति है? 1 2 3 व्यक्ति है। तो यहाँ से घुमा फिरा के ये 98 आ गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? अब दूसरे लाइन में कह रहा है ए की आयु जो है बी और सी की संयुक्त आयु से के अनुपात से 2:5 है। यानी ए का आयु और वगैरह लिखना चाहिए, बी और सी की संयुक्त आयु, यानी बी प्लस सी की संयुक्त आयु का 2/5 है। ये बात हमें दूसरे लाइन से मिला। अगर आगे और देखा जाए, बी की आयु ए और सी की संयुक्त आयु का अनुपात 16:33 है। यानी बी का जो आयु है ए प्लस सी की संयुक्त आयु का जो अनुपात है 16:33 है। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त फंस सकते हैं, तो मैं फंसने नहीं दूंगा, आप फंसो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देता हूँ, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ पर भी तीन बंदा है और यहाँ भी 3 बंदा है। यहाँ जो है सो है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए, यानी इस प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता है, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर जो है आपके पास 2:5 है। इस तरह से कहा जा सकता है, या तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, बी अनुपात ए प्लस सी बराबर जो है 16:33, 16:13, 33 ही है, 33, तो यहाँ भी 33 आपको कर देना है, 16:33। तो आप किसी भी तरह से ए बी सी का अनुपात अगर निकाल लो तो आपका काम हो सकता है। ए बी सी का अगर आप किसी भी तरह से आप ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल लो तो आपका काम हो सकता है। तो मैं इधर थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये लोचा रहा कि यहाँ पर इस तरह से है तो कैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का निकाल सकते हो दोस्त। मैंने क्या कहा, आपने अगर बातों पर ध्यान दिया होगा, मैंने कहा यहाँ भी ए बी सी ही है और यहाँ भी ए बी सी है, दोनों जगह सेम चीज है। भले ही वह अनुपात अलग अलग जगह पर है, लेकिन इसमें भी 3 ही बंदा है, इसमें भी 3 ही बंदा है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी होगा, अगर मैं इन तीनों को भी जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ होगा। तो मैं अगर इधर इन दोनों अनुपात को जोड़ूं तो ये कितना बन रहा है? आपका जवाब होगा कि 7 बन रहा है। अगर मैं इन दोनों अनुपात को जोड़ूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इन दोनों अनुपात को जोड़ूं तो ये कितना बन रहा है? 39, 6 3 9 49 बन रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका योग देखा गया तो ये 7 है और यहाँ पर भी 3 व्यक्ति है, और इसका योग देखा गया तो ये 49 है और यहाँ भी 3 व्यक्ति है। तो अलग अलग क्यों? अलग अलग क्यों? तो आप बराबर कीजिए, दोनों को 49 ही बनाने का कोशिश कीजिए। तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप इधर इसमें 7 से गुना कर दीजिए, ये 49 हो गया। इसमें आपने 7 से गुना किया तो इसमें भी आप 7 से गुना कर दीजिए, 2 को 7 से गुना कीजिएगा तो ये इसमें भी 7 से गुना, 5 गुना 7, तो जाकर ये नया अनुपात बन जाएगा। देखा जाए तो ये नया अनुपात बन जाएगा 14:35। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, ए का वैल्यू 14 ले लीजिए, बी का वैल्यू 16 ले लीजिए, बी का वैल्यू 16 ले लीजिए, क्योंकि मैंने दोनों जगह 49 करवा दिया। इन दोनों को जोड़िए 49 होगा, इन दोनों को जोड़िए 49 होगा। बात समझ रहे हैं? अब रहा सी की वैल्यू, तो आप किसी भी एक टर्म को पकड़िए, बी प्लस सी बराबर कितना है? देखा जाए तो ये 35 है, या तो ए प्लस सी ही पकड़ लीजिए। ए प्लस सी बराबर कितना है? तो आपका जवाब होगा कि 33 है।
आपके पास तो ए का तो वैल्यू है ना। अगर ए प्लस सी की वैल्यू आपके पास 33 है तो आपके पास ए की तो अनुपातिक वैल्यू है कि नहीं, ए 14 है। तो क्या यहाँ से आप सी को फाइंड नहीं कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कर सकते हैं। तो सी बराबर यहाँ से क्या, 13 4 गया 9 और 2 में 1 गया 1, 19। कितना हो गया? 19, यानी सी का वैल्यू आपके पास 19 मिल गया। क्या हम इसकी अनुपातिक वैल्यू निकाल लें? इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग में भी पूछा जाता है, और ये रीजनिंग टाइप से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। बात समझ रहे हैं? नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि ये नॉर्मल है। ये बहुत सारे दोस्त नहीं कर सकते हैं, बहुतों के दिमाग से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो कर लिया वो समझिए कहीं ना कहीं उसकी तैयारी अच्छी खासी है। तो इन बातों को समझ। अब यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू मैंने सबका पता कर लिया, लेकिन रियल वैल्यू का योग देखा जाए तो ये 98 है। तो मैं अनुपातिक वैल्यू का योग देखूं तो कितना है, 9 6 15 4 19, 3 1 4 1 1 1 2 1 3 1 4 49। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू का योग देखूं तो 49 है, और रियल वैल्यू का योग देखूं तो 98 है, यानी 49 बराबर 98 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो मैं यहाँ आपसे पूछा गया है कि सी की आयु क्या होगा। सी की अनुपातिक आयु कितनी है, 19। तो हम अगर एक का अनुपातिक, मेरा बात को समझिएगा, अगर मैं एक का वैल्यू पता कर ले तो क्या हम 19 का वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि क्यों नहीं। तो 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 2, 49 को मैंने 49 से ये 2 बार में कटेगा कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ। 19 का वैल्यू कितना, 38, और ये 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हूँ। इसीलिए दोस्त कहता हूँ कि अंत तक देखा कीजिए, क्या पता आपको वो कॉन्सेप्ट निकल जाए जो आप शुरू में छोड़कर भागे हो, है कि नहीं। तो थोड़ा सा भले ही जो क्वेश्चन आपसे हो पा रही है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं। लेकिन जो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं वहां पर तो आप सीख सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग में कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, टिप्पणी करने वाला बातें, है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हो आप लोग। हेलो, हाँ आ रहा है। दोस्त बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि अभी भी भले ही 1K सब्सक्राइबर पार हो गया हो, लेकिन अभी भी हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है कि जो मैं बेफिक्र होकर वीडियो बना सकूं। अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट की कमी है, जो कि मैं टेंशन फ्री होकर बना सकूं। तो क्योंकि अभी भी मैंने इतना जो इन्वेस्ट किया है इस पर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इतना तक करने में, इतना वीडियो बनाने, यानी इस वीडियो को बनाने तक में मेरा कम से कम इन्वेस्ट 30,000 प्लस है। बात समझ रहे हैं। लेकिन आउटपुट की बात करूं तो उसका 1% भी नहीं है। तो और भी लगाना थोड़ा सा रिस्की लगता है, क्योंकि एक अच्छा अच्छा सेटअप लेने के लिए कम से कम यहाँ से और भी हमें जो है 20 से 25,000 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उतना मैं अभी नहीं कर सकता हूँ दोस्त। अगर आप लोग की सपोर्ट रही तो मैं कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। अभिकथन ए रेलवे ट्रैक यानी अभिकथन जो ए है वो कह रहा है रेलवे ट्रैक रात के मुकाबले में दिन में लंबे होते हैं। ये अभिकथन ए कह रहा है। दूसरा उसका कारण दे रहा है, आखिर क्यों। क्या दिन में अधिक गर्म होते हैं और गर्मी के कारण धातु का विस्तार होता है क्या। आपका जवाब होगा कि ये बात तो सही कह रहा है, यानी रात में
लोहे की लंबाई यानी रेलवे ट्रैक की लंबाई कम होती है, भले ही कोई नहीं ना पाओ, लेकिन यह प्रमाणित किया गया है कि उसकी लंबाई कम होती है और दिन में अधिक होती है, क्योंकि गर्मी के वजह से धातु का विस्तार होता है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए बनाइए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। तो चलिए इसको कैसे कर सकते हैं। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए राकेश बोला, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की बेटी है। ठीक है, लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है? लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है, ये बात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए राकेश बोला है, राकेश बोला है कि यह मेरे दादा, यानी राकेश का दादा कौन? इसके पिता होंगे और उसके पिता के पिता होंगे, वो होंगे दादा। उसके इकलौते पुत्र कौन? इसके खुद के पिता, राकेश के पिता इकलौते पुत्र की बेटी है, यानी इसकी बेटी है, जिसके जिसके चित्र के बारे में कहा जा रहा है, यानी इसकी बेटी है। ठीक है, तो लड़की राकेश से किस प्रकार संबंधित है? एक बात बताइए, ये इसका पुत्र है, इस व्यक्ति का ये पुत्र है, और इसी व्यक्ति का ये पुत्री है। ये दोनों का आपस में क्या संबंध होगा? भाई बहन का। लेकिन यहाँ पर कहा गया लड़की राकेश से, तो लड़की राकेश का कौन लगेगा? बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। अगर यहाँ पर भाई ऑप्शन दे देता तो बहुत सारे दोस्त फंस सकते थे, इसीलिए इस बात पर मैंने जोर दिया कि लड़की राकेश से, यानी लड़की राकेश का कौन है, इस बात के बारे में पूछा जा रहा है। बात समझ रहे हैं? यानी लड़की कौन लगेगी, जिसके आगे से लगा है उसको छोड़कर दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन है। बात समझ रहे हैं? इस बातों पर थोड़ा सा जोर देना है। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चंस को। है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मेरा लेने का मकसद कुछ और है, थोड़ा समझिएगा। हालांकि करने के बहुत बहुत सारे दोस्त कर सकते हैं, इस बात को मैं जानता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत सारे दोस्त कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दोस्त टाइम लगाए। मैं उस टाइम को थोड़ा सा कम करने का कोशिश करूँगा, वो भी कैसे समझिएगा। तो मैं एक फिगर लेता हूँ, 3D फिगर में शंकु किधर है? ये रहा शंकु, ये एक शंकु है। ठीक है, ये एक शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु है, नीचे में वृत्त लगा हुआ है, तो इसलिए तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी त्रिज्या से ऊपर एक हाइट खींच दूं, तो ये इसकी ऊंचाई है, जो कि आपके पास 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसके आधार का व्यास 36 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 36 है। त्रिज्या क्या होती है? इसकी आधी, यही ना, व्यास का आधी, यानी घुमा फिरा के आपके पास त्रिज्या 18 सेंटीमीटर दिया है। कैसे? 36 का आधिया, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, आपको चाहिए आर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे होंगे। तो अब कुछ दोस्त यहाँ पर करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे ये एल निकालने के लिए, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? जो कि एल आपके पास नहीं दिया गया है, आपके पास एच दिया गया है और आर दिया गया है। तो आपको चाहिए एल निकालने के लिए, यानी इसको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एल चाहिए। और एल निकालने के लिए कहीं ना कहीं सूत्र का यूज कीजिएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन मैं इनसे नहीं करता हूँ इसलिए क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ है। तो लेकिन मैं एक चीज़ जरूर जानता हूँ कि यहाँ पर पाइथागोरस लग रहा है। क्या हो रहा है? पाइथागोरस। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है।
गौर से देखा जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज है। ये वाली हाइट 24 है, ये वाली हाइट 18 है। तो ये वाली हाइट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, यानी ये एल निकालने के लिए बोला जा रहा है। पाइथागोरस में कहा जाता है ये कर्ण निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? और कुछ लोग लगाएंगे भी पाइथागोरस, लेकिन पाइथागोरस लगाने से बेहतर है थोड़ा ट्रिपलेट विपलेट याद होना चाहिए। और ट्रिपलेट होता क्या, 18 24 30 का एक ट्रिपलेट होता है। जैसे मैंने पिछले लगभग 3 4 वीडियो में मैं ट्रिपलेट को आप लोगों को रिमाइंड करवाया हूँ। तो अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा, आप कौन सा वीडियो में हमें पता नहीं, उतना याद रहता है किसी को क्या कि कौन सा वीडियो में लगाया हूँ। अगर देखे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान में आता होगा। तो ये घुमा फिरा के एल हमारे पास 30 आ गया। और ये कैसे आया? ट्रिपलेट याद रखने से। बात समझ रहे हैं? ट्रिपलेट याद रखने से। हालांकि यहाँ पर आपको अगर उतना बड़ा ट्रिपलेट याद नहीं तो एक बार कटा कर आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको 6 से कटाऊं तो ये 3, इसको 6 से कटाऊं तो ये 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट तो आपको पता है कि नहीं? इतना छोटा तो ट्रिपलेट पता होगा, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो मैंने क्या किया है, सभी को 6, इसको भी 6 से भाग लगाया, इसको भी 6 से भाग लगाया है। तो आप इसको 6 से गुना कर दीजिए तो 30 आ जाएगा। ऐसे भी ट्रिपलेट निकाल सकते हो। नहीं, इसको पूरे को आप 6 से गुना कर दीजिए तो ये 18 24 30 का ट्रिपलेट बन गया। अब ट्रिपलेट को भी किसी भी संख्या से गुना कीजिए, भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपात को या ट्रिपलेट को भी किसी भी संख्या से गुना कीजिए, भाग कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, वही रहेगा। बात समझ रहे? ये 18 24 30 निकल गया। तो आपके पास सब कुछ प्राप्त हो गया। पाई कॉमन आप पुट कर सकते हो, 22/7। आर आपके पास 18 दिया ही है और आपने 30 फाइंड कर लिया। तो इसको आप सोल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा 18 या 54, 54 गुना 11 करूँ तो 4 5 4 9। कर लेता हूँ, हो सकता है किसी को ना समझ में आए कि कैसे मैंने गुना कर दिया। तो 540 गुना 11 कर रहा हूँ। दो इसका मैं छोड़ रहा हूँ, क्यों वो बाद में आपको समझ में आएगा क्यों मैंने छोड़ रहा हूँ। तो 0 4 9 5 59 40 गुना 2, बाद में 2 से गुना कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, 22 से तो गुना करना है। तो 0 8 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, 11 880, 11 880 अपॉन 7। आप 7 से भाग लगाइए, देखिए क्या आंसर आता है। 7 1 7 बच गया 4 और 7 6 42 यानी 16। पॉइंट में तो आना ही है, लेकिन शुरू में 16 होना चाहिए, इधर जो भी हो पॉइंट के बाद, लेकिन शुरू में 16 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, ये राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इससे आप फास्ट कर सकते हो, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका को चेंज कीजिए, थोड़ा सोचने समझने की कोशिश कीजिए, तभी तो आप बढ़ेगा इंडिया। चलिए देखिए नेक्स्ट। दोस्त आप बताइएगा, क्या हमारे साथ आपको मज़ा नहीं आ रहा करने में? आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है? थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको हमारे साथ आने हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। हालांकि आप लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि हाँ आपको पसंद आ रहा है, लेकिन कमेंट में थोड़ा बहुत बोलते हो तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है। तो मेरे उम्मीद से ज़रूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, इसमें क्या कहा गया है समझिएगा। प्रीत ले लूँ, इतना सा चलेगा। चलिए अब यहाँ पर कहा गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, BC संबंधित वृत्त का व्यास है, यानी जो BC है वह वृत्त का व्यास है। BC जो है वृत्त का व्यास है, जिस पर A और D स्थित है, जिस पर A और D स्थित है। तो कोण BAC बराबर 19 डिग्री, CAD बराबर 32 डिग्री। तो कोण ACD क्या होगा? कोण ACD क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको इधर बना लीजिए चाहे इधर बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इस प्रकार से ये बनाया गया है। यानी आपसे कहा गया है कोण बी सी ए, बी सी ए, अच्छा इधर हो सकता है, तो समझिएगा यहाँ पर बात। ये कोण आपके पास जो है 19 डिग्री का है, 19 डिग्री का। ये तो ये डी, ए बी सी डी बिल्कुल हो गया। तो ये कोण आपके पास 19 डिग्री है, और उसके बाद कोण सी ए डी 32 डिग्री। सी ए डी ये है आपके पास 32 डिग्री, ठीक है, ये है आपके पास 32 डिग्री, ये 19 डिग्री, ये 32 डिग्री। और आपसे पूछा जा रहा है कोण ए सी डी की माप कितनी होगी। कोण ए सी डी यानी इस कोण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये कोण x डिग्री है, ठीक है, आपको आसानी से मैं करवा दूंगा दोस्त, समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो कोण ACD की माप कितनी है, तो ये चीज फाइंड करना है। तो वृत्त के अंदर व्यास पर बना हुआ त्रिभुज से एक बात आपको याद होना चाहिए कि अगर ये व्यास है, इस पर हम कहीं भी इस तरह से खींचते हैं और इसको दूसरे साइड से मिला देते तो ये 90 डिग्री का बनता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब अगर मैं इस कोण की बात करूं, इस कोण की बात करूं तो ये कोण 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का है, ऑटोमेटिक नहीं भी दिया है फिर भी 90 डिग्री का है। और चक्रीय चतुर्भुज में एक रूल ये भी होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आमने सामने की कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं ये कोण और ये पूरा कोण दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब आपके पास 90 प्लस 32 प्लस 19 प्लस ये वाला भी x बराबर 180 होनी चाहिए, है ना। तो इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी x का वैल्यू होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो 90 में 90 तो घटाइएगा तो सीधा 90 बच जाएगा, है ना, 90 बच गया। और 9 2 11 और 3 1 4 यानी 59 घटाना है। 59 कहते हैं, 9 2 11 3 1 4 5, हाँ 59 घटाना है। x बराबर 90 माइनस 59, ये तो देखते हैं कितना आता है। 51 घटाना है ना, तो 9 और 8 में 5 गया 3, 39 डिग्री। ये आपका राइट आंसर 39 डिग्री, यानी x का वैल्यू 39 आया। और इस कोण को मैंने x ही माना है। आपसे पूछा भी गया है ACD, यानी इस कोण के बारे में पूछा गया, ये 39 डिग्री होगा। हम मेरी बात को समझ रहे होंगे, नहीं समझे तो पुनः रिवाइंड करके देखिएगा। नेक्स्ट चलिए, हमको लगता है अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मेरे में से 6-7 क्वेश्चन है अभी, और मेरे में से लगभग 1 घंटा प्लस हो गया हो। चलिए इस क्वेश्चन को करा दूं या छोड़ दूं या नेक्स्ट वीडियो में ले लूं, तो रहने देते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे जरूर, जितने भी क्वेश्चन इधर बचे होंगे। तो बाकी बात आप अपने हिसाब से बताइएगा। क्वेश्चन सब तो साइंस के ही छूट गए, लास्ट में साइंस सबके ही क्वेश्चन है, क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो देखिए हो लगभग 7-8 क्वेश्चन रह गए हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ले लूँगा दोस्त। और आप लोग बेफिक्र होकर हमारे साथ बने रह सकते हैं, और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन चैनल होंगे। आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको जो वाइड क्लास में नहीं मिलेगा वो चीज़ मैं यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। खास करके अगर मैथ और रीजनिंग को आप जो है हम पर डिपेंड छोड़ते हैं, तो
ये नहीं बाद में कसक रहेगी कि मैथ और रीजनिंग के वजह से हमारी एग्जाम रही। ये चीज़ आपके पास नहीं रहेगा अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। बशर्ते आपकी इच्छा। मेरे उम्मीद से तो आपको 1-1.5 घंटा हमारे साथ देना ही चाहिए समय। बाकी बाद आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस तरह से कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जिस भी भाई को पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, या तो क्यूआर स्कैन करके, या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, जैसे ही इसका 10 वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं इसका 10 का पीडीएफ डाल दूंगा। हालांकि जो मैंने पिछले 70 वीडियो वाला सीरीज चलाया था उसका सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, और उनमें भी बेहतरीन सब क्वेश्चन है। 70 वीडियो मतलब समझ सकते हैं उस सीरीज का। अगर मैं सब क्वेश्चन का 20 ही औसत मानकर चलता हूँ कि हर एक वीडियो का 20 क्वेश्चन, तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 दूनी 14, 1400 क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन कराया है। सोचिए कितना क्वेश्चन आपको कराया। 1400 क्वेश्चन कराना कोई आम बात थोड़ी ना है। बात समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो बाकी बात, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारी थोड़ी सी हौसला सपोर्ट दिखाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए अगर चाहते हो तो दोस्त कम से कम शेयर, एक आध शेयर कर दिया कीजिए। बात समझ रहे हो? वो भी कहाँ करना है, सबके पास नहीं, मम्मी पापा या भाई बहन के पास नहीं, जो पढ़ाई के दुनिया से रिलेटेड हो उनके पास शेयर किया कीजिए। ना कि आप किसी को भी शेयर कर दीजिए जिसको पढ़ाई से कोई मतलब ही ना हो। उनको शेयर करने से कोई मतलब नहीं है दोस्त, ठीक है। उनका टाइम क्यों वेस्ट करना। तो आप अपने हिसाब से ये सब कर सकते हो। आपकी इच्छा करे तो, दिल करे तो, दिल कहे कि नहीं, जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो आप इतना सा कर सकते हो, आपका ये दिल जरूर कह सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।